नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के पार्ट 2 के बारे में। जो पहला वीडियो था, जो पार्ट 1 था, उसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा और उसके साथ ही जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हैं उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उन सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए हमने जो है पिछला वीडियो बनाया था। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बारे में, जिसमें दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। उस बोर्ड के क्या कार्य होंगे, उसके अंदर कौन से मेंबर्स होंगे और क्या पावर्स उसके पास होंगी। इसके साथ ही जो चैप्टर 4 है उसके अंदर बताया गया है कि जो जो चाइल्ड है इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी कि जो विधि का उल्लंघन करने वाला जो बालक है उसके बारे में क्या प्रोविजंस हैं। तो आज ये दोनों ही चैप्टर आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जो चैप्टर 1 और 2 में हमने जो देखा उसको एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि चैप्टर 1 में सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है कि यह संपूर्ण भारत पर लागू है। इसके साथ ही वहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और बोली गई है कि जो चाइल्ड है, यानी कि 18 ईयर्स तक के जो एज है उनको चाइल्ड कहा जाएगा। लेकिन चाइल्ड यहाँ पर दो तरह के बताए गए हैं, एक चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और दूसरा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है कि दो तरीके की चाइल्ड की यहाँ पर बात की गई है। अब अगर सेक्शन 2 की बात करें तो उसके अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं, टोटल 61 डेफिनेशंस हैं। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने पिछले वीडियो की जो स्लाइड्स थी उसमें कवर किया था, तो आपको उसको एक बार रीड कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद चैप्टर 2 जिसमें सेक्शन 3 दिया गया है, जिसमें बताए गए हैं प्रिंसिपल्स। तो जो सिद्धांत वहाँ बताए गए हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इस एक्ट के लिए, उसको भी आपको रीड कर लेना है क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं तो जो एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे उसमें से जो रॉन्ग आंसर्स होंगे, जो उसके अंदर आप जब उसको रीड करेंगे तो आप उसमें ऑटोमेटिकली यह समझ पाएंगे कि यह जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा वाला जो पॉइंट है वह आपकी जो डेफिनेशन थे उससे मैच कर रहा है। इसलिए रीड ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका जो ये आंसर है वो सही हो सके। अब आज हम बात करते हैं चैप्टर 3 और 4 की। उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी हम जल्दी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैप्टर 3 सेक्शन 4 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्यायिक बोर्ड। इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि जो बोर्ड है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, उसके अंदर कौन मेंबर्स होंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। तो इसको देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि जो राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वह प्रत्येक जिले में एक या अधिक बोर्ड स्थापित कर सकेगी। अब जो ये बोर्ड होगा इसमें कौन मेंबर होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या JMFC यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब ये जो दोनों हैं इनके लिए क्या कंडीशन है, तो उन्हें मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि 3 साल का अनुभव होना चाहिए इसके लिए नियुक्त होने के लिए। 2 सोशल वर्कर्स होंगे यानी कि 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उन्हें है इन हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनसे रिलेटेड जो स्वास्थ्य, शिक्षा और उनकी भलाई से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर उन्हें कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी जो है वह इस बोर्ड के लिए नियुक्त किया जा सकेंगे। अब ये जो 2 मेंबर होंगे इनमें से एक वुमन यानी कि महिला होना कंपलसरी है। तो ये दोनों तीनों जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। लास्ट इंपॉर्टेंट बात इस सेक्शन के अंदर कि जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे जो नियुक्त किए जाएंगे उन्हें जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है एक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि उनका एक इंडक्शन ट्रेनिंग किया जाएगा। किससे रिलेटेड, जो चाइल्ड है उनकी हेल्थ, एजुकेशन या उनके साथ जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको लेकर एक उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो कब की जाएगी, उनकी नियुक्ति से 60 डेज़ के अंदर, 60 दिनों के भीतर। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस सेक्शन के वो हमने यहाँ पर जो है स्लाइड में कवर किए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेक्शन 5, 6 की जो है वो आपको सिर्फ हेडिंग याद रखनी है क्योंकि इन हेडिंग से ही इनके डिफरेंस का पता चलता है। तो बात करें अगर सेक्शन 5 की तो इसमें बोला गया है प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीजेस टू बी अ चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, यानी कि उस व्यक्ति का स्थानन जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता। यानी कि जैसे किसी बालक ने कोई अपराध किया है, या इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ अपराध की बात नहीं की गई है। अगर हम बात करें कि कोई बालक है जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है, अब वो इंक्वायरी जो है वो इसलिए भी हो सकती है कि वो ऑर्फन है या जो है सरेंडर्ड चाइल्ड है या नहीं है। तो कमेटी यदि उसकी जांच कर रही है, बोर्ड उसकी जांच कर रहा है, तब ऐसी जांच के दौरान, ऐसी जांच जब चल रही है तब जब वो बालक था और इस जांच के दौरान जो है वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, यानी कि जब वो बालक नहीं रहता है तब क्या होगा, तो इसके अंदर ये बोला गया है कि जब जांच शुरू हुई
उस तारीख को यदि वो बालक था तो जब तक वो जांच पूरी नहीं होती तब तक उसे यही ध्यान में रखकर जांच की जाएगी कि वह बालक है। तो आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर याद रखना है। अब एक चीज़ जो डिफरेंस है सेक्शन 5 और 6 में, तो 5 में बात की गई है ओनली चाइल्ड जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की, जो कि हमने सेक्शन 1 में आपसे बात की थी। अब सेक्शन 6 बोलता है प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स हु कमिटेड एन ऑफेंस व्हेन पर्सन वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब यहाँ बोला गया है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जैसा कि सेक्शन 1 में हमने ऐसे बोला था, एक इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, दूसरा इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो जो दूसरा वाला है उसके लिए सेक्शन 6 में प्रोविज़न किया गया है कि ऐसा कोई बालक जो है ऑफेंस करता है जिस तारीख को, उस दिन वह जो है 18 ईयर्स से कम एज का है, यानी कि 18 वर्ष से कम एज का है, बालक है, तब जो है उसके ऊपर कोई जो है कोई ऑफेंस उसने किया है, तब ऐसी स्थिति में यदि वह जो उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जो ट्रायल चल रही है, उसके दौरान यदि वह बालिग हो जाता है, यानी कि 18 ईयर्स से ऊपर जो है उसकी एज हो जाती है, तब भी उसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसे यही समझा जाएगा कि वह बालक है। यह इसके अंदर प्रोविज़न किया गया है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ लिखा गया है कि एप्रहेंडेड मतलब गिरफ्तार। तो ये एप्रहेंडेड वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है कि जब कभी भी किसी चाइल्ड को जो है डिटेन किया जाएगा तो उसे यहाँ पर गिरफ्तार की जगह पर, या जो मतलब अप्रहेंड किया गया, ऐसा यहाँ पर अरेस्ट की जगह पर अप्रहेंड यहाँ पर उसको बोलेंगे। तो ये आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 7 की, तो उसके अंदर दिया गया है बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया, यानी कि बोर्ड जो है उसकी क्या प्रोसेस होगी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ उसको एक बार रीड कर सकते हैं। सेक्शन 8 पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर बताया गया है बोर्ड की शक्तियाँ, कृत्य और उत्तरदायित्व। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हमने यहाँ नोट डाउन किया है कि हाई कोर्ट और जो चिल्ड्रन कोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय और जो बालक न्यायालय है, वह जो है बोर्ड की जो शक्तियां हैं, यानी कि जो ये बोर्ड बना है सेक्शन 4 के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी जो फंक्शंस हैं, उनका यूज़ कर सकेंगी किसी प्रोसीडिंग्स में जो कार्रवाई उनके समक्ष चल रही है, कि इसमें हाई कोर्ट में और चिल्ड्रन कोर्ट में जो कार्रवाई उनके समक्ष आई है अंडर सेक्शन 19, या तो सेक्शन 19 के अंदर। अब सेक्शन 19 में क्या है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं, या फिर किसी अपील में या रिवीजन में या अदरवाइज अगर इस एक्ट से रिलेटेड कोई अपील या रिवीजन या कुछ अलग कोई अदरवाइज कोई जो है एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट या चिल्ड्रन कोर्ट में आती है, तो वह जो है वहाँ पर इसके अंदर जो बोर्ड बनाया गया है उसकी जो पावर्स है, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसका जो है यूज़ कर सकेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सेक्शन 8 के अंदर, जिसे हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। इसके अलावा इसके अंदर और भी जो पॉइंट्स दिए हैं उसे आप एक बार रीड कर सकते हैं, वहाँ से इतनी संभावनाएं नहीं है क्वेश्चन बनने की, सिर्फ एज अ जनरल आप उसको रीड कर सकते हैं। सेक्शन 10 सेक्शन 9 में दिया हुआ है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है। तो वही प्रक्रिया होगी जो नॉर्मली अगर वह किसी बालक न्यायालय में या जो बोर्ड के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाता तो होती, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। सेक्शन 10 एप्रहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी कि विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी। तो जैसे कि गिरफ्तारी की हमने आपको बोला कि एप्रहेंशन वर्ड यूज़ किया गया है, तब इसमें क्या होगा, तो इसमें बोला गया है कि यदि कोई बालक जो है जिसके ऊपर ऐसा अभिकथित या जो कथन किया गया है कि उसके द्वारा कोई विधि का उल्लंघन किया गया है या कोई ऑफेंस किया गया है, तब ऐसी स्थिति में उसे जो है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो है उसे डिटेन कर सकेगा या उसे जो है अपने प्रभार में यानी कि चार्ज में ले सकेगा। तो जब वो अपने चार्ज में लेगा, या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होगी या डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, तो ये जब उसे अपने चार्ज में ले लेंगे ऐसी घटना के तुरंत बाद, तो उन्हें जो है चार्ज में लेने के बाद 24 आवर्स के अंदर जो वहाँ का बोर्ड है यानी कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उनके समक्ष जो है उसे पेश करना होगा। अब इस 24 आवर्स में जो है उसको वहाँ तक ले जाने की जो डिस्टेंस की या जो वहाँ तक ले जाने की जो अवधि है उसे माइनस कर दिया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ ही प्रोवाइडेड दैट इन नो केस अ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ शैल बी प्लेस्ड इन लॉकअप और लॉज्ड इन जेल। यहाँ ये बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में जो बालक है जिसे यहाँ पर एप्रहेंड किया गया है उसे जो है ना तो लॉकअप में रखा जाएगा ना जेल में रखा जाएगा, ये स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 12 बेल टू अ पर्सन हु इज़ अपेरेंटली अ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है, यानी कि जिसे देखा है
कि उस बालक ने जो है विधि का उल्लंघन किया है, कोई अपराध किया है, तब ऐसी स्थिति में उसे जो है जमानत कैसे दी जाएगी और नहीं दी जाएगी तो क्यों नहीं दी जाएगी, उसके बारे में जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 12 में किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि यदि कोई बालक जो है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है, यानी कि जमानती या अजमानती कोई अपराध करता है, तब ऐसी स्थिति में उसे जो बेल दी जाएगी उसके लिए जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या उसके अलावा किसी में अगर कोई प्रोविज़न किया गया है तो उसके होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित, यानी कि जो बॉन्ड पेपर है वो उससे लेकर या बिना बॉन्ड के भी उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, और या फिर किसी परिवीक्षा अधिकारी यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है के पर्यवेक्षण अधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा। तो जैसा कि हमने नोट डाउन किया है कि बी रिलीज्ड ऑन बेल विद और विदाउट श्योरिटी और प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर। तो ये लाइन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि उसे छोड़ा जा सकता है या फिर उसे जो है जो सुपरविजन प्रोबेशन ऑफिसर है उसके अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके साथ ही उसे ऑब्जर्वेशन होम यानी कि संप्रेषण गृह या प्लेस ऑफ सेफ्टी सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकता है। ये कब भेजा जाएगा? जब यदि बोर्ड को लगता है कि जो ऐसा व्यक्ति है उसे छोड़ा इस प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए, जब ये विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि उसका जो संसर्ग है वह किसी ज्ञात अपराधी से होगा, यानी कि वह किसी अपराधी के कांटेक्ट में आ सकता है, या उक्त व्यक्ति जो है अपनी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा। तब ऐसी स्थिति को यदि उनके पास विश्वास करने का कारण है तो जो बोर्ड है वह उसकी बेल को डिनाई कर सकता है, लेकिन ऐसे डिनाई का जो रीज़न है वह बोर्ड वहाँ पर लिखित में उसे देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने आपको बताए हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कोई आदेश दिया, अब उसकी जमानत के लिए कोई शर्तें बताई गई, चाहे वो बॉन्ड भरने के लिए हो या कोई अन्य शर्तें हों। अब यदि वो 7 दिन में जो जमानत का उसे आदेश दिया गया है, जो जमानत की शर्तें उसे बताई गई है, उस दिन से 7 दिन के भीतर भी वो अपनी जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है, तब ऐसी स्थिति में जो है वह 7 दिन बाद जो है बोर्ड के पास अपनी जो जमानत की शर्तें हैं उसके लिए बोर्ड के पास जा सकता है और ये कह सकता है कि वह असमर्थ है, तो ऐसी शर्तों के अंदर उपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन किया जाए। तो ये आप याद रखिएगा, 7 दिनों के भीतर जो है वो 7 दिनों के भीतर जब वो जमानत का जो टाइम है वो समाप्त होता है। तो ये सेक्शन 12 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन 14, इसके पहले वाला जो सेक्शन है सेक्शन 13, उसमें बताया गया है माता पिता, संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को जो है इन्फॉर्मेशन देना। अब इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, तो वो उसकी अप्रहेंशन से यानी कि गिरफ्तारी से रिलेटेड हो सकती है, या उसे प्रोबेशन पे छोड़ने से रिलेटेड हो सकती है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि तुरंत जो है उसके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं या जो प्रोबेशन ऑफिसर है उन्हें दी जाएगी। तो वो सिर्फ एक बार आप रीड कर लीजिएगा। सेक्शन 14 यह एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इसमें बोला गया है सेक्शन 14, इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच। वही जो सेकंड चाइल्ड है जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तो यदि उसके द्वारा विधि का उल्लंघन किया गया है तो उसकी जो जांच है यानी कि जो इंक्वायरी है वो बोर्ड के द्वारा कैसे की जाएगी उसके बारे में सेक्शन 14 में बताया गया है। तो जब वह बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, तब जब पहली बार वो बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है उस तारीख से जो है बोर्ड 4 माह के अंदर जो है उसकी जांच पूरी करेगा। और यदि किसी कारण से जो है जांच में समय लग रहा है तो ऐसे समय को लेखबद्ध करके यानी कि उसको रिटर्न में लिख के कि क्यों उसको जो है जांच करने में समय ज़्यादा लग रहा है उसको रिटर्न में लिखेगा, और उसके बाद 2 मंथ यानी कि 2 महीने की जो है टाइम लिमिट बढ़ा सकेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है कि जांच जो है 4+2 मंथ्स में की जाएगी। उसके बाद ये जो 4+2 मंथ्स है यह एक नॉर्मल ऑफेंस के लिए, कोई छोटे अपराध अगर वो करता है उसके लिए जो है यह जो बंद है वह लागू होगा, यानी कि जो प्रोविज़न है ये लागू होगा। लेकिन अगर कोई हीनियस ऑफेंस यानी कि कोई जघन्य अपराध की दशा में जो जांच है वह 3 मंथ में पूरी की जाएगी, पहली बार बोर्ड के समक्ष पेश करने की दिनांक से। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्मल में 4 मंथ बताई गई है, 2 मंथ एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन इन केस ऑफ जघन्य अपराध हीनियस ऑफेंसेस जो है 3 मंथ्स में जो है बोर्ड यहाँ पर जाँच पूरी करेगा। अब इसके अंदर जघन्य जो अपराध हैं यानी कि जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उसके बारे में 2 बात और बोली गई है कि अपराध किए जाने की तारीख को 16 वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में, यानी कि जिस दिन अपराध हुआ यदि उस दिन जो चाइल्ड है वह 16 ईयर्स से कम का है, तब ऐसी स्थिति में जो बोर्ड है वह CRPC के अधीन यानी कि CRPC 1973 के अधीन विहित संक्षिप्त यानी कि समरी ट्रायल जो दी गई है उसकी जो कार्यवाही है वो कार्यवाही उस स्थिति में करेगा। परंतु यदि
जो है 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक के संबंध में अगर बात की जाए तो जो सीआरपीसी के अधीन समन मामलों के लिए विचारण होता है वह विचारण यहाँ पर किया जाएगा। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। 16 वर्ष से कम जघन्य अपराध के केस में जो है समरी ट्रायल, और अगर 16 वर्ष से अधिक आयु का बालक है तब ऐसी स्थिति में समन। तो ये दोनों ही आपको, जो समन केस वाली कार्रवाई है और जो समरी केस वाली, ये दोनों ही आपको याद रखनी है कब और किस स्थिति में की जाएगी। सेक्शन 15 प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड। बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण। जब पहली बार जब कोई जघन्य अपराध किसी बालक ने किया है और उसे जब पहली बार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा तो उसका जो प्रारंभिक निर्धारण होगा वह कैसे किया जाएगा, उसके बारे में सेक्शन 15 में बताया है। ये बोलता है कि जो बालक 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या 16 वर्ष से अधिक आयु का हो, तब ऐसी स्थिति में बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और उन परिस्थितियों को जिनमें उसने अपराध किया था के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा। यानी कि जितनी भी कंडीशंस थी जब उसने अपराध किया, कि उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, शारीरिक क्षमता क्या थी, या क्या वो ये जानता था कि जो अपराध वह करने जा रहा है उसके परिणाम यानी रिजल्ट क्या होंगे, या जो सर्कमस्टांसेस थे जब उसने अपराध किया वो क्या थे। ये सारी ही चीज़ों को देखने के बाद जो है प्रारंभिक निर्धारण जो है बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद बोर्ड यह यहाँ पर निश्चित करेगा कि जो चाइल्ड है, जो बालक है 16 वर्ष से अधिक आयु का, तो उसका जो केस है उसे बोर्ड के पास ही रहना चाहिए सुनवाई के लिए, या फिर उसे एज एन एडल्ट यानी कि वयस्क के रूप में बालक न्यायालय को, चिल्ड्रंस कोर्ट को जो है हस्तांतरित या जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। तो यदि यहाँ पर जो है बोर्ड यह सोचता है कि जो 16 ईयर्स से ऊपर का जो बालक है उसका जो केस है उसे बोर्ड के द्वारा ही सुना जाना चाहिए, बोर्ड के द्वारा ही निपटारा किया जाना चाहिए, तो उसके लिए वहाँ पर रीज़न देगा कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो बोर्ड यहाँ पर ऐसी सुनवाई के बाद जो आदेश देगा उस आदेश की जो है अपील हो सकती है, और ऐसी जो अपील होगी वह इसी अधिनियम के सेक्शन 101 सबसेक्शन 2 के अधीन हो सकेगी। तो ये जो 2-3 पॉइंट हैं ये आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन 16 रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, जांच के लंबित होने का पुनर्विलोकन। अब इसके अंदर यह बताया गया है कि कौन जो है बोर्ड के समक्ष जो जांच है, यानी कि जो इंक्वायरी बोर्ड के द्वारा की जाती है, यदि वह लंबित है, बहुत टाइम से पेंडिंग है, तो वह किस कारण से है, उसकी जो है पुनर्विलोकन यानी कि उसका रिव्यू कर सकेगा। तो उसके बारे में यह बताया गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हैं, बोर्ड की जो जांचें जो उनके पास लंबित है, यानी कि उनके पास जो पेंडेंसी है इंक्वायरीज की, उनकी जो है यहाँ पर प्रत्येक 3 माह में बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा। तो आपको याद रखना है कौन करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि CJM और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि CMM। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, ये प्रत्येक 3 माह में बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेंगे। इसके साथ ही और भी इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। जो हाई लेवल कमेटी होगी वो कंसिस्ट होगी किन के साथ, एक एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, वो जो होंगे इसके अंदर मेंबर होंगे, और वो इस जो कमेटी होगी इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन होंगे। इसके साथ एक होम सेक्रेटरी यानी कि गृह सचिव, एक सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट यानी कि इस अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन के जो सचिव हैं, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार जो सचिव हैं, वह भी इसके अंदर मेंबर होंगे। तो ये जो मेंबर्स से बनकर जो कमेटी बनेगी, इसके साथ साथ जो चेयरपर्सन है यानी कि जो अध्यक्ष हैं वह सामाजिक यानी कि गैर सामाजिक जो NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी कुछ मेंबर्स को जो है यहाँ पर अपॉइंट कर सकेगी इस कमेटी में। तो ये जो कमेटी मेंबर्स होंगे यह भी हर 6 महीने के अंदर यानी कि 6 मंथ के अंदर जो है जो केसेस पेंडेंसी है बोर्ड के समक्ष उसका जो है रिव्यू कर सकेगी, पुनर्विलोकन कर सकेगी। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके साथ एक चीज़ और है यहाँ पर जो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि जो बोर्ड है वह भी खुद से यानी कि स्वयं से जो है जो पेंडेंसी है केसों की वो किसको भेज सकेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये 3 जो है यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन 18 विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में आदेश। इसमें लिखा गया है कि जो कोई बालक जो विधि का उल्लंघन करता है और अगर उसके खिलाफ अगर कोई आदेश करना है तो वह क्या हो सकेगा। तो इसमें बोला गया है कि
3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए बंद पत्र या पर्यवेक्षण में रखने का आदेश उसके खिलाफ जो है किया जा सकेगा। तो ऐसा इसलिए कि जो 3 वर्ष की लिमिट डिसाइड की गई है, तो या तो उसे 3 वर्ष के बंद पत्र पर जो है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उससे एक बॉन्ड भरवा लिया जाएगा, श्योरिटी बॉन्ड, या फिर उसे किसी प्रोबेशन ऑफिसर के निरीक्षण में रखा जाएगा 3 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। सेक्शन 15 में जो प्रारंभिक निर्धारण यानी कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट के पश्चात यदि ऐसा आदेश देता है कि विचारण एडल्ट के रूप में हो, तो मामले को चिल्ड्रन कोर्ट को अंतरित करने का आदेश देगा। अब यहाँ पर यदि बोर्ड को लगता है, जो सेक्शन 15 में हमने आपसे बात करी थी, कि यदि बोर्ड को लगता है कि जो बालक है उसका जो केस है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा ही सुना जाना चाहिए, तो वो जो है उसका लेखबद्ध कर देगा कारण को कि क्यों सुना जाना चाहिए। लेकिन यदि जो है वहाँ पर यह लगता है कि जो केस है, जो मामला है, उसे ट्रांसफ़र कर चिल्ड्रंस कोर्ट को दिया जाना चाहिए, तो उसका जो आदेश है वह भी जो है बोर्ड द्वारा दिया जा सकेगा। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सेक्शन के अंदर, इसलिए यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड किया है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 19 की, पावर्स ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट। तो इसको आपको इजीली याद रह जाएगा। 18 में हमने बात की कि जो मामला है अगर एडल्ट के रूप में सुनना है तो उसे चिल्ड्रन कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ठीक उसके 18 के बाद आता है सेक्शन 19, पावर्स ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट। अब चिल्ड्रन कोर्ट की क्या शक्तियाँ होंगी वो सेक्शन 19 में बताई गई है। तो बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक को जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है 21 वर्ष की आयु होने तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, यानी कि प्लेस ऑफ सेफ्टी पर भेजा जाए, और तत्पश्चात उक्त व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। अब ये ऐसा तब किया जाएगा जब सर्कमस्टांसेस अलग हों, उसके लिए उसको जो यहाँ पर पनिशमेंट दिया जा रहा है या जो उसको संरक्षण गृह की जो अवधि है वह यदि अभी तक पूरी नहीं हुई है, तब उसे वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन वो भी रेयर केसेस में, क्योंकि इसके बाद यदि वो 21 ईयर्स का हो जाता है तो उसके लिए फिर से एक बार रिव्यू कमेटी बैठेगी, उसकी जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी, यह पता लगाएगी कि क्या उसके अंदर कुछ सुधार हुआ है, और अगर हो गया है तो क्या वह सोसाइटी में रह सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा, और अगर ये सब सही रहती हैं तो उसे वहाँ से छोड़ भी दिया जा सकता है। तो ये सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि पावर्स कहाँ पर दी गई है चिल्ड्रन कोर्ट की, सेक्शन 19 में। सेक्शन 20, चाइल्ड अटेन एज ऑफ 21 ईयर्स एंड येट टू कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड टर्म ऑफ स्टे इन प्लेस ऑफ सेफ्टी। इसके अंदर बताया गया है कि बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में रहने की जो विहित अवधि है उसको पूरा करना है। जैसा कि अभी हमने सेक्शन 19 में बात की, ठीक वही बात यहाँ पर भी बोली गई है। तो इसमें वही किया जाएगा कि जो चिल्ड्रन कोर्ट है, जो बालक न्यायालय है, वह मूल्यांकन करने के लिए कि बालक में सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं और क्या ऐसा बालक समाज का योगदान करने वाला सदस्य हो सकता है, इसकी जो है एक रिपोर्ट जो मूल्यांकन वैल्यूएशन करेगा, किसके द्वारा, या तो प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा, या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा, या फिर सोशल वर्कर, और बाय इटसेल्फ, यानी कि वह स्वयं से भी जो है इसका मूल्यांकन करेगा और उसके बाद जो है यह निराकरण करेगा कि क्या उसे छोड़ा जाना चाहिए या पर्यवेक्षण अवधि के अंदर रखा जाना चाहिए। तो इसमें सिर्फ आपको इसकी हेडिंग याद रखनी है। सेक्शन 21, ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी कि कौन से आदेश जो हैं विधि के उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध नहीं दिए जाएंगे। तो सिर्फ वह 2 ऑर्डर हैं, सेंटेंस टू डेथ और फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि मृत्युदंड और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो यहाँ पर किसी भी बालक के विरुद्ध नहीं दिया जाएगा। तो ये 21 के अंदर ये बताया गया है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेक्शन 22, सीआरपीसी के चैप्टर 8 के अधीन की कार्यवाही का बालक के विरुद्ध लागू न होना। तो सिर्फ इसका सेक्शन जो है, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यह है कि क्या बालक के विरुद्ध सीआरपीसी के चैप्टर 8 की कार्यवाही लागू होती है, तो नहीं होती है। यही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए इसको सिर्फ आप हेडिंग को अंडरलाइन कर लीजिए और इसे याद रखिएगा। सेक्शन 23, नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड पर्सन नॉट अ चाइल्ड, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है संयुक्त कार्रवाई का न होना। तो जो बालक है और जो एडल्ट है उसका एक साथ कार्रवाई जो है नहीं की जाएगी, यही सेक्शन में बताया गया है। तो ये भी जनरल टर्म है जो आपको ऐसे ही याद रह जाएगी। सेक्शन 25, स्पेशल प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस, लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध। इसमें यह बताया गया है कि जब ये अधिनियम लागू हुआ, जिस तारीख से ये एक्ट लागू हुआ उस दिनांक से पहले यदि कोई केसेस पेंडिंग थे जो चाइल्ड से रिलेटेड थे, चाइल्ड कोर्ट में कोई केसेस पेंडिंग थे, तो वह इसी तरह चलेंगे जैसे वह चले आ रहे थे, उसके ऊपर इस एक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 26, प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट ऑफ रन अवे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। इसके अंदर बोला गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक की बाबत उपबंध।
अब इसमें इसलिए ये ओपन किया गया है कि जैसे अगर किसी बालक को किसी संरक्षण गृह यानी कि ऑब्जर्वेशन होम में रखा हो या पब्लिक जो सेफ्टी की प्लेस पे रखा हो या कहीं अदर कोई ऐसी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा कहीं पर उसको रखा गया हो और वह ऐसी जगह से भाग जाता है, तब उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वह बालक का चार्ज ले सकेगा, जैसे भी जहाँ से भी वो प्राप्त होता है तो उसे वहाँ पर अपनी कस्टडी यानी कि चार्ज में ले सकेगा और ऐसे चार्ज में लेने के बाद उसे तत्काल यानी कि अर्जेंट उसी टाइम तुरंत जो है 24 आवर्स के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब यदि वह किसी और जगह पर मिला है तो वहाँ का जो बोर्ड है उसके समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे, और यदि वह उसी क्षेत्र में मिला है जिस बोर्ड ने उसे ऐसे संरक्षण गृह या सेफ्टी प्लेस पर जाने के लिए कहा था तो ऐसे बोर्ड के समक्ष से प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके साथ ही इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि ऐसे बालक के खिलाफ ऐसी जो है भागने के लिए जो भागने का कार्य उसने किया है उसके ऊपर उसकी कोई अलग से कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यही इंपॉर्टेंट है, इतना जो इसके अंदर सेक्शन 26 के अंदर हमने कवर किया है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 3 और 4, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद वाला जो चैप्टर है 5, 6, 7 वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और 8, 9, 10 उसके बाद वाले में। तो कंटिन्यू देखते रहिए, तो ये एक्ट आपका आसानी से और जल्दी पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।